हे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक खूबसूरत सी ड्रामा लेकर के आई हूँ। आई होप कि ये ड्रामा आपको पसंद आएगी। चलिए दोस्तों, इस ड्रामा को शुरू करते हैं। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं जियांग को, जो उसकी पत्नी लिली उसे धोखा देके और उसकी चीज लौटा देके वहाँ से यांग के साथ चले जाते हैं। और हम देखते हैं जियांग यहाँ पर जा रहे होते हैं, तभी एक कार से एक्सीडेंट हो जाते है उसकी। लिली तो देखकर आने वाले होते हैं, लेकिन इसकी बॉयफ्रेंड आने नहीं देता। कहती है उसे मरने दो, हम इससे कोई लेना देना नहीं है। ये कह के वो दोनों चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जियांग तो मर चुकी थी, तभी वहाँ पर उसकी पुनर्जन्म होती है और वो फिर से जिंदा हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन लेडी सीसी को, जो इस शहर की बहुत बड़ी मालकिन है और इसका जायदाद बहुत ज्यादा है। वो जियांग की एक फाइल देख रही होती है और कहती है उसे धोखा दी गई है और इसकी पत्नी किसी और के साथ चली गई। ये सब कह रही होती है, तभी वहाँ पर उसकी असिस्टेंट आ जाते हैं और कहती है आपने जिस आदमी के बारे में मुझे पता लगाने के लिए कही थी, उसके बारे में पता चल गई है। वो एक शादीशुदा था, लेकिन उसकी पत्नी उसे तलाक देके किसी और के साथ चली गई। ये सब सुनकर वो तो शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जिस ड्राइवर ने उसका एक्सीडेंट किया था उसको पैसे देते हैं और उसे चले जाने के लिए कहती है। उसके बाद हम देखते हैं जियांग को, जो हॉस्पिटल में थे, वहाँ पर सीसी आके कहती है आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें एक्सीडेंट कर दिया, लेकिन मुझे इसके लिए खेद होगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूँ। जियांग तो शॉक्ड हो जाती है, पहली मुलाकात में ऐसे कौन कहते है भला। जियांग उसे कहती है देखो, मैं दिखने में तो सुंदर हूँ, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है, तुम मुझसे ये उम्मीद मत रखो। सीसी कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास बहुत धन दौलत है, अगर तुम मेरे साथ शादी करने के लिए मान गई तो मैं तुम्हें 1 मिलियन का दहेज भी दूंगा। तभी हम देखते हैं जियांग को उसकी फोन में उसकी पिछले पत्नी लिली उसे वॉइस मैसेज करती है और कहती है 3 दिन बाद तुम इस शहर की बड़ी होटल में तुम आ जाना, वहाँ पर मेरी यांग के साथ शादी होगी, तुम्हें मैं दावत देती हूँ। ये सुन के सीसी कहती है उसकी हिम्मत कैसे हुई, एक तो तुम्हें उसे धोखा दिया और तुम्हें वो जानबूझकर शर्मिंदा भी करना चाहते हैं, तुम जिंदा मत करो। 3 दिन बाद उसकी शादी है ना, वहाँ पर एक ही टाइम में हम दोनों का भी शादी होगा। ये सुनकर तो जियांग शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहती है तुम इसके लिए चिंता मत करो, मैं सब कुछ देख लूंगी, तुम बस मेरा इंतजार करना। उसके बाद हम देखते हैं सीजी अपने असिस्टेंट से कह रही होती है सब लोगों को बता दो कि मैं 3 दिन बाद इस शहर की बड़ी होटल में शादी करने वाली हूँ। उसकी असिस्टेंट कहती है मिस, आप इतने गरीब आदमी से शादी कर रही है, क्या आपने अच्छे से सोचा इसके बारे में। सीजी कहती है अगर तुमने ऐसा दोबारा पूछा तो तुम्हें मैं देख लूंगी। एक कह के चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं शादी वाले दिन जो सब लोग लिली का इंतजार कर रही थी और यांग भी इंतजार कर रही थी, वहाँ पर सब लोग कह रही थी कि आज यांग के साथ साथ इस शहर की बड़े महिला सीजी की भी शादी है। ये सब बात कर रही होती है, तभी वहाँ पर लिली आ जाते हैं। सब लोग उसे बधाई देते हुए कहती है तुमने सही किया, उस गरीब आदमी से तलाक ले लिया, अब तुम्हारा जिंदगी फिर से शुरू होगी। लिली पूछती है वैसे मैंने उसे इनवाइट किया था, क्या वो आएगी। वहाँ पर सब लोग कहती है वो कैसे आ सकते हैं अपनी ही पत्नी की शादी में, अगर वो आएगी तो इससे बड़ा शर्मिंदा और कोई नहीं होगी। ये सब बातें कर रही होती है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं बहुत बड़े बड़े कार आ जाते हैं और वहाँ पर शादी के सिंबल लगे हुए थे। वो सब लोग देखकर बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और कहती है आज इस शहर की बड़े महिला की शादी है, पता नहीं वो शख्स कैसी होगी जो मिस सीसी को पसंद आए हैं, लगता है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर होगी, क्या पता वो अमीर भी हो सकते हैं, काश मेरी भी ऐसा ही शादी होती। ये सब लोग बात कर रहे होते हैं। उसके बाद जियांग जब शादी के जोड़े में कार से बाहर आते हैं, उसे देखकर वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। लिली और यांग भी शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद वो सब लोग उसके पास चले जाते हैं। लिली उसे पूछती है तुम यहाँ पर इस हालत में कैसे हो। जियांग कहती है आज मेरी शादी है। लिली कहती है मुझे पता है तुम ये सब मुझे जलाने के लिए कर रही हो ना, मुझे तुम्हारी औकात पता है। जियांग कहती है तुम्हारी जैसी औरत को मैं भला क्यों जलाऊंगी, तुम एक धोखाधारी महिला हो। तभी लिली उसे थप्पड़ मारने वाली होती है और जियांग उसे रोक लेते हैं। जियांग उसे कहते हैं मुझे पता है यहाँ पर जो कुछ भी हो सब कुछ तुमने किराए पर लिया, तुम एक काम करना, तुम्हारी पत्नी को बहुत सम्मान से रखना, क्योंकि इसके सम्मान बचाने के लिए बहुत चीजें किराए पर लिया तुमने और बहुत खर्च किया। लिली कहती है तो जाहिर सी बात है तुमने दुल्हन भी किराए पर लिया होगा। यांग कहती है तुमने सही कहा है, इसने दुल्हन भी नाइट क्लब से लिया होगा, वो भी पैसे देके। अगर ये सब कुछ असली है तो तुम्हारे माता पिता कहाँ है। ये कह के उसे ट्रोल करते हैं और वहाँ पर सब लोग उसे देखकर हंस रहे होते हैं। लिली कहती है तुम सबसे ये कहो कि मैं तुम्हें छोड़ दिया इसलिए तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रही।
जियांग कहती है तुम्हारे जैसे लड़की के लिए मुझे कभी पछतावा नहीं होगी। जियांग कहते हैं अगर तुम्हारी हिम्मत है तो अपने पत्नी को बाहर लेकर आओ। और यहाँ पर सब कुछ लाइव हो रही है। हम देखते हैं अंदर से सीजी सोच रही होती है मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला, तुम लोगों का बदला मैं जरूर लूंगी। यांग कहती है यहाँ पर सब कुछ लाइव हो रही है, तुम जल्दी से अपने होने वाली पत्नी को बाहर लेकर आओ। और मन में सोचती है मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें शर्मिंदा करके ही रहूंगा। तभी लिली कहती है तुम एक काम करो, तुमने तो अपने माता पिता को नहीं बुलाया, तुम्हारी मैं मदद करती हूँ। ये कह के फोन लेके उसके माँ को कॉल लगा रही होती है। जियांग तो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन यांग कहते हैं तुम इसे रोक नहीं सकते, तुम्हारे माँ भी तो जाने। और लिली जियांग की माँ को कॉल करके कहती है हमारी अभी अभी तलाक हुई है और आपकी बेटा यहाँ पर ही है, वो किसी और से शादी कर रही है। उसकी माँ जियांग से पूछती है ये सब क्या सुन रही हूँ मैं, क्या यह सब कुछ सच है? जियांग कहते हैं हाँ माँ, इस लड़की ने मुझे धोखा दिया है और मैं आज शादी कर रहा हूँ, मुझे माफ कर देना, आपको बताने के समय नहीं था। लिली उसकी माँ से कहती है आप जानते नहीं इसकी होने वाली पत्नी कौन है, शायद वो मेरे से तो बुरा ही होगा। उसकी माँ जियांग से पूछती है तुम्हारी पत्नी कौन है, तुम किससे शादी करने वाली हो? जियांग कहते हैं इस शहर के बड़ी महिला सीजी मेरी होने वाली पत्नी है। ये सुनकर तो वहाँ पर सब लोग हंस रहे होते हैं, कहते तुम ये सब मजाक कर रही हो ना। यांग कहते हैं तुम हम सबको बेवकूफ बना रहे हो, मैं दिखाऊंगा तुम्हें कि बेवकूफ बनाने का नतीजा क्या होते हैं। तभी वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड को बुलाते हैं और कहते हैं इस लड़के को बाहर निकालो यहाँ से, ये बहुत ही ज्यादा नाटक कर रही है यहाँ पर। तभी जियांग सिक्योरिटी गार्ड से कहते हैं तुम मुझे छूने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम लोगों को पता नहीं एक कार के अंदर कौन है। लिली कहती है तुम हमें झूठ बोलना बंद कर दो, अगर इतना ही हिम्मत है तो तुम्हारे होने वाली पत्नी को बाहर निकालो। तभी हम वहाँ पर देखते हैं सब लोग एक साथ कह रहे होते हैं हाँ जल्दी से बाहर निकालो, हम भी तो देखे। उसके बाद हम देखते हैं सीजी कार से बाहर निकलते हैं और सब लोग देखकर वहाँ पर शॉक्ड हो जाते हैं। यांग तो कहते हैं क्या ये मैं सपना तो नहीं देख रहा? वहाँ पर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। सीजी यांग से कहती है तुमने बहुत अपमान किया और इसका बदला मैं अब लूंगा। ये कह के अपने आदमियों से कहते हैं इसे यहाँ से बाहर निकालो और यहाँ पर शादी मत होने देना। ये कह के वो दोनों चले जाते हैं। जियांग कहते हैं मैंने क्या कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं सीजी और जियांग एक साथ अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही सीजी का ससेरा भाई तांग वहाँ पर सामने आ जाते हैं। तांग कहते हैं सीजी मुझे याद है मेरे दादाजी ने तुम्हारे साथ शादी कराने के लिए प्रस्ताव दिया था, लेकिन तुमने मना कर दिया। अब मेरे दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन तुम्हारे तो नजरिया बदल गए, तुम इससे शादी कर रहे हो, तुम हमारे संपत्ति का मालिक बन सकते हो। और कहते हैं मैंने सुना है तुमने इसे 1 मिलियन दहेज में दिया है, तुम बहुत ही ज्यादा कंजूस हो। ये कहती हुए जियांग से कहती है मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा, तुम सीजी को छोड़ दो। जियांग कहती है ये आप क्या कह रही है, भले ही 10 मिलियन हो लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ सकती, मैं सीजी के साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। तांग कहते हैं बहुत अच्छा, तुम बहुत नाटक करना जानते हो, तुम्हें सुनकर सीजी ने बहुत अच्छा किया। सीजी तांग से कहती है तुम यहाँ पर परेशानी पैदा कर रही हो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अगर तुमने फिर से ऐसा करने की कोशिश की तो बाद में मुझे दोष मत दो। तांग कहते हैं तुम भी बहुत भोले हो, मैं इसकी परीक्षा ले रहा था, देखना चाहता था कि ये तुम्हें शादी करना चाहते हैं या फिर तुम्हारी संपत्ति से। सीजी कहती है ये सब करने के लिए थैंक्स, लेकिन तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। ये कह के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं तांग गुस्सा करते हुए कहते हैं मैं तुम्हें संपत्ति का मालिक नहीं होने दूंगा। उसके बाद हम वहाँ पर देखते हैं मिस सू आ जाते हैं। मिस सू को देखकर तांग कहते हैं मैं तुम्हें एक काम देना चाहता हूँ, तुम्हें एक काम करना होगा, जियांग को बहका के उन दोनों की रिलेशन खराब करनी होगी। सू कहती है मैं इसके बारे में तैयार नहीं हूँ और मैं ये सब करना पसंद नहीं है। तभी तांग कहते हैं अगर एक बार इन दोनों की शादी हो गई और सीजी हमारी उत्तराधिकारी बन गई तो सब कुछ वो ले लेगी और मेरा परिवार रास्ते में आ जाएगी। सू सुनकर कहती है क्या ये ऐसी बात है, क्या तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे? तांग कहते हो और नहीं तो क्या, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि उन दोनों का रिलेशन खराब करो, तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम उसके प्यार में पड़ जाओ। तभी सू कहती है ठीक है, मैं उसे अपने चरणों में गिराने का तुमसे वादा करता हूँ। तांग कहते बहन ध्यान से, कहीं वो तुम्हारा फायदा ना उठाए। सू कहती है ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ जो मेरा फायदा उठाए। उसके बाद हम देखते हैं सीजी और जियांग एक साथ बात कर रही होती है। सीजी कहती है थैंक्स, तुमने वो पैसे लेने से मना कर दिया। जियांग कहते हैं तुम्हें भी थैंक्स, तुम मेरी पत्नी को सबक सिखाने के लिए मदद जो किया। जियांग कहते हैं तुम पहले ये बताओ तुम मुझसे शादी करने के लिए इतना बेताब क्यों थे?
तभी सीजी कहती है 20 साल पहले की बात है, एक ज्योतिषी ने कहा था कि तुम आओगी और तुम बहुत ही ज्यादा अमर हो, इसलिए तुमसे शादी करना पड़ा। तभी जियांग कहते हैं तुम्हारे मतलब 20 साल पहले की बात है जो मैं आऊंगी उस दिन कहा था, ये बात हजम नहीं हुई। तभी सीजी कहती है अगर मैं तुमसे शादी नहीं करती तो मेरा जायदाद सब कुछ चले जाते मेरे हाथ से, और इसलिए मैंने तुम्हारे साथ शादी कर ली। तभी जियांग कहते अब मैं समझा, अगर तुम मुझसे शादी ना करे होते तो तुम्हारा संपत्ति सब कुछ ले लिया जाता। इसका मतलब है ये शादी सिर्फ एक बिजनेस के लिए है। सीजी कहती है तुम ऐसे ही समझ सकते हो। 7 दिन बाद एक मीटिंग है जहाँ पर उत्तराधिकारी का फैसला होगा। अगर ये 7 दिन तुम मेरे साथ रहो तो उसे $1 मिलियन का डॉलर देते हुए कहते हैं ये तुम्हारा हुआ। अगर तुम इससे संतुष्ट नहीं हो तो मैं तुम्हें और दे सकती हूँ। तभी जियांग कहते हैं मुझे और नहीं चाहिए, यही मेरे लिए काफी है। ये कहते हुए उसके सामने सर झुका के कहते हैं आप मेरे बॉस हो। तभी सीजी सोचती है क्या ये इतना जल्दी मान गया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रही। जियांग भी पीछे मुड़कर सोचते हैं आखिर ये एक सौदा है। जियांग सीजी से पूछते हैं जो भविष्यवाणी किया गए थे अगर वो सच होता तो और मैं अमर होता तो क्या तुम मुझे अपनाते? सीजी कहती है हाँ मैं जरूर अपनाती। सीजी सोचती है ये अमर कैसे हो सकते हैं। तभी हम देखते हैं जियांग के पास एक शक्ति है जो पुनर्जन्म में मिला था और वो सच में अमर है, भविष्यवाणी किए गए थे जो वही। उसके बाद हम देखते हैं जियांग रास्ते से जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर 2 लोग अपने हाथ में लाठी लेके आते हैं और उसे रोक लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर लिली और यांग आ जाते हैं। लिली उसे कहते हैं मेरे भाई की शादी है, इसलिए जो हम दोनों का घर था वो मैं लेने जा रहा हूँ और मेरे भाई को दूंगा। जियांग कहते हैं मैं भला तुम्हें वो घर क्यों दूं? वो घर मेरे मॉम डैड ने लोन लेके खरीदा था, जो वो लोन मैंने चुकाया है, और तुम्हारे भाई की शादी से मेरा क्या लेना देना। मैं वो घर तुम्हें देने के बजाय एक भिखारी को देना पसंद करूंगा। क्यों तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या? यांग कहते हैं तुमने मेरा नौकरी खा ली, पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? जियांग कहते हैं तुम इसी के लायक हो, तुमने ही ज्यादा किया था ना, इसीलिए ये सब हुआ। लिली कहती है अगर वो घर मुझे तुमने नहीं दिया तो मैं उसे जबरदस्ती हड़प लूंगी। ये कह के उसके आदमी को इशारा करते हैं और वो आदमी लोग मारने वाले होते हैं। और जियांग तो अमर है, उसके पास जादुई शक्तियां है। वो जादुई शक्तियां इस्तेमाल करने से पहले ही वहाँ पर कार लेके वहाँ पर सीजी की आदमी आ जाते हैं और कहते हैं ये मेरी मालकिन का पति है, अगर तुम लोगों ने इसे छूने की कोशिश की तो तुम लोगों को देख लूंगा। यांग देख कर सोचते हैं इसके पास तो बहुत ज्यादा सुंदरिया है। लिली कहती है तुम्हारे बॉस को ये आदमी धोखा दे रही है, ये बहुत ही ज्यादा बदमाश है, इसके बारे में मुझे पता है अच्छी तरह से। यांग भी कहते हैं ये बात सच है कि ये तुम्हारे बॉस को धोखा दे रहे हैं, अगर तुम लोगों ने गवाही देने के लिए कहो तो मैं इसके बारे में गवाही दूंगी। सीजी की आदमी के साथ सीजी की चचेरा बहन सू भी वहाँ आए थे, जो उसके भाई ने कहा था जियांग को अपने प्यार में फंसा के उन दोनों की रिलेशन खराब करना। सू सब लोगों को कहती है तुम लोगों ने जो कहा वो मैं जानती हूँ। ये कह के जियांग को कहती है चलो मैं तुम्हें एक रोमांटिक जगह पर ले जाता हूँ, और उसके हाथ पकड़कर वो चले जाते हैं। लिली और यन देखकर सोचते हैं ये बदमाश जियांग उन दोनों बहन के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। जियांग पूछती है कैसा खेल खेलने जा रहे हो? सू कहती है जल्दी चलो, बहुत ही ज्यादा रोमांटिक खेल है। लिली कह रही होती है जियांग को छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मानता हूँ कि वो गरीब थे लेकिन उसके पास बहुत ही ज्यादा शक्तियाँ थे जो मैं नहीं जानती थी। और हम देखते हैं यांग और लिली ने जो लोग लाए थे वो सब लोग गुस्से हो जाते हैं, कहते तुम इतने बड़े आदमी को हमें मारने के लिए लेकर आए हो, अगली बार ऐसा किया तो तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ये कह के चले जाते हैं। लिली यांग से कह रही होती है अब क्या होगा, उसने तो घर देने से मना कर दिया, हमें तो बहुत पैसों की जरूरत है। तभी यांग गुस्सा होकर कहते हैं तुम्हारी वजह से मैंने अपना नौकरी खो दी और बहुत पैसे भी खो दी मैंने, इसके कारण सिर्फ तुम हो। उसके बाद हम देखते हैं सू जियांग को खेलने के लिए लेकर आते हैं और उसे कपड़े देते हैं पहनने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं वो जब तैयार होकर बाहर आते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छे दिख रहे थे, और हम देखते हैं वहाँ पर खेल शुरू हो जाते हैं। खेल शुरू होने के बाद जियांग तो अपने शक्तियों से देख रहे होते हैं कि कौन किस हालत में है। तभी उसके सामने सू आ जाते हैं और कहते हैं क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ और मैं कैसे दिखती हूँ? ये कह के उसके पास आके पूछते हैं क्या तुम मुझे पसंद करते हो या मेरा चचेरा बहन सीजी को? तभी जियांग कहती है
तुम्हारे मामले में तुम्हारे चचेरा बहन ही मुझे अच्छे लगते हैं और मुझे पसंद है। ये कहते हुए उसे दूर चले जाते हैं और सू सोचती है तुम कुछ दिन रुक जाओ, मैं तुम्हें अपना बना के ही रहूंगा और सीजी का दिल तोड़ दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं खेल शुरू हो जाते हैं, सब लोग आउट हो जाते हैं लेकिन जियांग को कोई मार नहीं पाते और जियांग के साथ सू भी थे। सू कहते सब लोग मर रहे हैं, वो हमें भी मार डालेगा, क्या हम सिलेंडर कर सकते हैं? जियांग कहते अभी तो खेल शुरू हुई है, अगर तुम अभी ही मर जाओ तो खेल में मजा नहीं आएगा। सू कहती है अगर तुम्हें मरना है तो यही मरो, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, तुम तो खेल नहीं सकते, मैं तुम्हारा रक्षा नहीं कर सकता। ये कह के वो चले जाते हैं और हम देखते हैं सू भी आउट हो जाते हैं। उसके बाद सब लोग एक साथ होके कहते हैं सू की टीम हार गए हैं। सू कहते हैं अभी भी नहीं हारा, अभी भी हमारी टीम से एक है जियांग, वो अभी मरा नहीं है। तभी एक लड़का कहते हैं वो डर के मारे छुपे हुए हैं और किसी को बाहर आके मार नहीं रहे और सबसे कहते हैं तुम लोग घिर लो और उसे मार डालो। उसके बाद हम देखते हैं जियांग सबको एक एक करके मार रहे होते हैं। सू तो देखकर खुश हो जाते हैं और वो मन में सोच रहे होते हैं मेरे लिए ये एक मिशन है जो मुझे पूरी करनी है। उसके बाद हम देखते हैं जियांग को लड़के लोग कह रही होती है तुम इतना अच्छा कैसे कर लेते हो, तुम कहाँ से हो, तुम्हारा पता क्या है, ये सब पूछ रहे होते हैं। सू आके कहती है उन लोगों से ये मेरा जीजा जी है और तुम लोग इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। तभी वो लड़के लोग कहती है ये तुम्हारा जीजा है लेकिन तुम इसके साथ ऐसे क्यों रहती हो, क्या तुम तुम्हारा जीजा जी को इम्प्रेस करना चाहते हो? उसके बाद हम देखते हैं वो लड़के लोग जियान को खाने के लिए पूछते हैं लेकिन जियान कुछ कहने वाले होते हैं। तभी सू कहती है तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम्हें मेरी बहन की इजाज़त लेनी होगी। और हम देखते हैं वहाँ पर वो लड़की लोग हंगामा कर देते हैं उसके नंबर लेने के लिए। तभी जियांग सोचते हैं भले ही सीजी से मेरा सौदा हुआ है लेकिन यह किरदार मैं सही से निभाऊंगा, यह सोच के वो सबको नंबर देने से मना कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जियांग और सू एक साथ आ रहे होते हैं और हम देखते हैं सीजी ये सब कुछ कार से देख रहे होते हैं और जलन फील कर रहे होते हैं। सू जब चले जाते हैं तो सीजी उसके पास आके कहते हैं तुम्हारे शरीर से इतना सेंट क्यों आ रही है? तभी जियांग कहते हैं हमारी शादी एक लेन देन है और एक बिजनेस के लिए है, इसके लिए तुम मुझे इतना शक नहीं कर सकते। सीजी कहती है तुम्हें क्या लगता है सू तुम्हें पसंद करते हैं, वह सिर्फ तुम्हें अपना मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें अपने जाल में फंसा के मेरा प्लान चौपट कर दे। तभी जियांग कहते हैं तुम चिंता मत करो, जब तक हम दोनों की तलाक ना हो जाए मैं तुम्हारे प्लान को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं अपना किरदार जरूर निभाऊंगा, इसलिए तुम मुझे शक नहीं कर सकते। तभी सीजी गुस्सा होकर कहते हैं ठीक है, ये कह के वो गुस्सा हो जाते हैं और पीछे मुड़ जाते हैं। हम देखते हैं जियांग सोचते हैं ये सिर्फ एक बिजनेस के लिए शादी है, इस शादी से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, ये सोच के वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सीजी गुस्सा होकर कहती है सू मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम बहुत ही ज्यादा बदमाश हो, तुम मेरे पति को फंसा रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं जियांग किसी से मैसेज कर रही होती है। तभी वहाँ पर ऊपर की मंजिल में कोई बहुत शोर कर रहे थे और उसे गुस्सा आते हैं। तभी वो सीजी की आदमी को कॉल करते हुए कहते हैं ये ऊपर कौन रहता है जो इतना शोर कर रही है? तभी उसके आदमी बताते हैं ऊपर की मंजिल में सीजी की कंपनी की इन्वेस्टर रहते हैं। उसके बाद जियांग जाके वो आदमी से मिलते हैं और कहते हैं तुम इसे रोक दो, मुझे नींद नहीं आ रही। तभी वो आदमी बहुत गुस्से से कहते हैं मैं इसे शोर करना नहीं रोकूंगा, तुम्हें जो करना है करो, मैं देखता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। वो आदमी अंदर जाके कहते हैं तुम अपने बॉल से और शोर करो, वो गरीब आदमी क्या कर सकते हैं। और हम देखते हैं जियांग सीजी की आदमी को फिर से कॉल करते हुए कहते हैं मैं सो नहीं पा रहा हूँ, उस आदमी का कोई हल निकाले और उसे शोर करना बंद करने के लिए कहो। उसके बाद हम देखते हैं उस आदमी को जो कंपनी से कॉल आते हैं और कहते हैं तुम्हें कंपनी से निकाला गया है और अब तुम उस कमरे में नहीं रह सकते। वो आदमी तो बहुत डरा हुआ फील कर रहे थे और बहुत गुस्से भी आ रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं जियांग कहते हैं अब जाके शांति मिला मुझे, अब शोर बंद हो गया है। और जिस लड़की से वो बात कर रहे थे उस लड़की को मैसेज करके कहते हैं कल हमें फिल्म देखने जाना है, तुम रेडी रहना। उसके बाद हम देखते हैं जियांग को तंग की आदमी कॉल करते हुए कहते हैं तुम कंपनी में क्यों नहीं आ रहे, तुम जल्दी कंपनी में आओ। लेकिन जियांग कहते हैं मैं अभी छुट्टी लेना चाहती हूँ, लेकिन वहाँ पर से कहते हैं तुम अभी छुट्टी नहीं ले सकते, तुम जल्दी से आओ। उसके बाद हम देखते हैं तंग को जो अपने आदमियों से कह रहे होते हैं वो कब आएगा कंपनी के अंदर। उसके आदमी कहते हैं वो अभी नहीं आने वाला, मैंने उससे गुस्सा करी थी लेकिन वो छुट्टी चाहते हैं कुछ दिनों के लिए। तंग कहते हैं अभी उसे कॉल करके माफी मांगो और उससे पूछो कि कब आएगा,
अगर वो अभी नहीं आते तो हमारा प्लान चौपट हो जाएगा। हमें पता चलते है कि तंग कुछ प्लान कर रहे हैं और जियांग को फंसाना चाहते हैं कंपनी के अंदर। उसके बाद वो आदमी कॉल करते हैं जियांग को और कहते हैं मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और तुम अब बताओ कि तुम कंपनी में कब आने वाले हो। जियांग कहते हैं मैं उस गंदी कंपनी में कभी नहीं जाने वाला। उसके बाद हम देखते हैं वो आदमी भी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कॉल कट कर देते हैं। जियांग सोचते हैं मुझे कंपनी के अंदर लेने के लिए इतना बेताब क्यों हो रहे हैं, कहीं मुझे फंसाना तो नहीं चाहते। तंग अपने आदमियों से कहते हैं तुम उसके आने का इंतजार करो, कभी ना कभी तो आएगा ना और हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं जियांग जो एक लड़की के साथ फिल्म देखने के लिए आया है। वो लड़की जियांग का फायदा उठा के फिल्म देखकर डरने का भाव करके उसे हक करते हैं। जियांग तो उसे दूर भेज देते हैं, लेकिन वो सोचते हैं तुम मुझे ऐसे कब तक दूर भगाओगे, मैं इसका फायदा जरूर उठाऊंगा। और हम देखते हो फिर से डरने का भाव करके वो उसे हक करती है और उसे पूछती है क्या तुम्हें कोई पसंद है। जियांग कहते हैं तुम मेरे बारे में ऐसा मत सोचो क्योंकि मैं एक शादीशुदा हूँ। वो लड़की कहती है मुझे पता है सू की चचेरा बहन से तुम्हारी शादी हुई है और मुझे ये भी पता है कि तुम दोनों की बनती नहीं है और ये शादी एक बिजनेस के लिए हुआ है। जियांग कहते हैं भले ही ये शादी बिजनेस के लिए हुआ हो, लेकिन मैंने उससे वादा किया है कि जब तक तलाक ना हो जाए मैं किसी और लड़की को नहीं देखूंगा। वो लड़की कहते ठीक है मैं तुम्हारा तलाक होने तक इंतजार करूंगा, क्या तुम मुझे फिर अपना सकते हो। जियांग कहते तुम्हारी मर्जी, तुम इंतजार करो या ना करो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद हम देखते वो दोनों बाहर आते हैं और सीजी वहाँ पर जियांग का इंतजार कर रहे थे। उन दोनों को देखकर सीजी तो जलन फील करते हैं। जब वो पास आते हैं वो लड़की कहती है जियांग सिर्फ मेरा है और मैं इससे शादी करने वाली हूँ। तभी सीजी जियांग के कंधों पर एक लिपस्टिक का साइन देखते हैं और उसे देखकर जियांग को कहती है मुझे पता नहीं था कि तुम एक छोटी सी लड़की पर हमला करोगी। वो लड़की कहती है तुम्हें मैं छोटी लगती हूँ, मैं अभी 19 साल का हूँ और कुछ दिनों में मैं और जियांग शादी करने वाली हूँ। सीजी कहते हैं बाद में देखा जाएगा, तुम पहले बड़े हो जाओ फिर। ये कह के जियांग को हाथ से लेकर जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सीजी जियांग को कह रही होती है तुम अपना कपड़े उतारो। जियांग कहते हैं क्या तुम ये करना चाहते हो, बाद में तुम पछताना मत। तभी हम देखते हैं सीजी उसे एक कपड़े की जोरे देते हुए कहती है ये तुम पहन लो। जियांग कहते हैं मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे बातें गलत समझा था। सीजी कहती है कल एक पार्टी है और मैं तुम्हें वहाँ पर अपने दोस्तों से मिलाऊंगा, मैं आशा करती हूँ अच्छा व्यवहार करोगी। जियांग कहते तुम चिंता मत करो, मैं अपना पति का फर्ज निभाऊंगा। ये कह के उसे पूछते हैं वैसे ये पार्टी कहाँ होगी। सीजी जब उसे बताते हैं और वो अपने शक्ति से सीजी की नसीब से देख रहे होते हैं कि वहाँ पर क्या क्या होने वाले हैं। वो देखते हैं वहाँ पर एक हमला होने वाले हैं। जियांग को तो पता चल जाते हैं कि वहाँ पर क्या होने वाले हैं। तभी वो सीजी से कहते हैं मैं वहाँ पर जाऊँगा, लेकिन मेरा एक शर्त है। जियांग कहते हैं ठीक है, तुम्हारे जो भी शर्त है मैं मानने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों वो पार्टी में आ रहे होते हैं और जियांग अपने शक्ति से पहले से ही वह सब देख रहे होते हैं कि वहाँ पर क्या क्या होने वाले हैं। सीजी पूछती है तुम क्या देख रहे हो। जियांग कहते कुछ नहीं, चलो अंदर चलते हैं। और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। उसके बाद हम वहाँ पर देखते हैं सू आ जाते हैं और कहने लगते हैं मैंने सुना है कल तुम एक लड़की के साथ फिल्म देखने गए थे, क्या तुम नहीं जानते मेरा चचेरा बहन इससे नाराज हो सकते हैं। सीजी कहती है अगर तुम इतना ही ईमानदार हो तो तुम लोग अपना संपत्ति हड़पने के लिए इतना क्यों लड़ रहे हो। तभी वहाँ पर सू की भाई तांग आ जाते हैं और कहते हैं यह बात तो सही है, कल ये किसी के साथ फिल्म देखने गए थे और किसी दिन उसे कोई और पसंद आ जाएगा। तभी सीजी कहती है मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जियांग मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। तांग कहते हैं तुम्हें पता नहीं है कि इसके कितने प्रेमी थे, क्या तुम ये जानना नहीं चाहते। तभी जियांग कहती है तुम जितना भी कोशिश करो तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं यहाँ कूद कर रहा जाऊंगा और तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। तभी हम वहाँ पर देखते हैं एक शराब पीता हुआ आदमी आके जियांग को कहते हैं तुम्हारे पास क्या है जो सीजी से शादी कर ली। तांग सोचते हैं अभी ये शुरू हो गया है और कुछ करना बाकी है, तुम बस देखते जाओ। ये सब सोच रहे होते हैं तांग। सीजी कहते हैं तुम यहाँ पर शराब पी के हंगामा नहीं कर सकते। तभी तांग उसे रोके कहते हैं तुम उसे रोको मत, वो शराब पी है और ये सब उसके लिए कॉमन है, अगर तुम पर वो हमला कर दिया तो तुम कुछ मत कहो।
वो शराब पीने वाला आदमी जियांग से कहते हैं, मैं तुम्हें एक बात पूछती हूँ, क्या अपने मुंह कभी आईने में देखा है? तुम सीजी से शादी कैसे कर सकते हो? तुम्हारे पास क्या है? तुम उसकी काबिल हो क्या? और हम देखते हैं जियांग उसके शक्ति से वो सब कुछ पता कर लेते हैं कि वो एक शराबी नहीं है, वो मिस्टर तांग के आदमी है। तभी जियांग उसे पकड़ लेते हैं और उसे मारते हुए कहते हैं, तुम शराब पीने का नाटक क्यों कर रहे हो? तुम्हारे जैसे लोग शराबी जैसे करने के लिए ट्रेनिंग लेते हैं। सीजी देखकर कहते हैं, तुम तो लड़ाई करने में बहुत अच्छे हो। जियांग कहते हैं, तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते, मेरे पास बहुत ही ज्यादा अनजानी शक्ति है। सीजी कहती है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम कौन से कॉलेज में पढ़ते थे और तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं, ये सब कुछ मैं जानती हूँ। जियांग कहते हैं, ये सब तो कॉमन है, तुम ये समझो कि तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। सीजी कहते हैं, तो तुम बताओ कि तुम्हारे बारे में क्या नहीं जानता, तुम मुझे बता सकते हो, तुम्हें मुझे अभी बताना होगा। तभी जियांग कहते हैं, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि मैं सबका चेहरा देख सकता हूँ और उसके साथ क्या होने वाले है ये सब बता सकता हूँ। आज यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाले है और यहाँ पर हमला होने वाले हैं, इसलिए वो शर्त रखी थी मैंने कि तुम मेरे हमेशा पीछे रहो। तभी सीजी कहती है, तुम लड़की को पीछे भगाने के लिए ये पुराने तरीका अपनाते हो? इस शहर में इस जगह जैसे सुरक्षित जगह कहीं नहीं मिलेगी और तुम कहते हो कि यहाँ पर हमला होने वाले हैं। तुम मुझे अपने पीछे भगाने के लिए ऐसे तरीका यूज मत करो। ये कहते हैं तभी वहाँ पर हमला शुरू हो जाते हैं। हमलावर कहते हैं, जो लोग मरना नहीं चाहते वो सभी बैठ जाए। तभी वहाँ पर जियांग और सीजी बैठ जाते हैं और उसके साथ सू भी बैठ जाते हैं। सू जियांग से कहती है, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। जियांग कहते, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर हूँ ना। सीजी कहते हैं, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मेरा रक्षा करे बिना उसका रक्षा कैसे कर सकते हो? सू कहती है, मैं जानती हूँ तुम दोनों की शादी सिर्फ एक बिजनेस के लिए है। जियांग कहते हैं, यहाँ पर लड़ना बंद करो, ये कोई लड़ने का जगह है क्या? उसके बाद हम देखते हैं हमलावर उन लोगों से कहते हैं, अगर आप लोग जिंदा जाना चाहते हैं तो अभी मुझे 50 मिलियन दे दीजिए, अदरवाइज आप लोग नहीं जा सकते। तभी हम वहाँ पर देखते हैं वो लोग पैसे लेना शुरू कर देते हैं और जो जो पैसे देते हैं उसे जाने देते हैं। जब मिस्टर तांग के पास आते हैं तो हम देखते हैं तांग के एक पैर में उन लोगों ने घायल कर दिया। तांग कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। जियांग सू से कहते हैं, तुम पैसे दे के यहाँ से चले जाओ, मैं बाद में चले जाऊंगा। हम देखते हैं सू भी उसके भाई को छोड़कर वो पैसे दे के चले जाते हैं। उसके भाई तो उसे बहुत बुलाते हैं लेकिन वो नहीं रुकते, चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जियांग सीजी से कहते हैं, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? सीजी कहती है, अभी मेरे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन घर जाते ही मैं दे सकती हूँ। तभी हम वहाँ पर देखते हैं वो हमलावर की गैंग कहते हैं, ये लड़की तो बहुत अच्छी है, दिखने में भी बहुत मजेदार है, इस लड़की के लिए पैसे नहीं चाहिए, बस हम इसे छूना चाहते हैं। तभी जियांग खड़ा होके कहते हैं, ये मेरी पत्नी है और मैं यहाँ रहते हुए तुम लोग इसे नहीं छू सकते। तभी वो हमलावर कहते हैं, क्या तुम इस लड़की के लिए हमारे साथ लड़ना चाहते हो और अपना जान गंवा देना चाहते हो? बेहतर होगा कि तुम दोनों एक दूसरे को एक बार देख लो, लेकिन तुम लोग नहीं बचने वाले। तभी वो दोनों को घेर लेते हैं और कहते हैं, तुम लोग छुप सकते हो, तुम लोग जल्दी छुप जाओ। जियांग सीजी से कहते हैं, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कहते हुए आगे जाते हैं। सीजी सोचते हैं, तुम्हारे साथ मरने में मुझे कोई एतराज नहीं है। और हम देखते हैं वो हमलावर कहते हैं, क्या तुम मरना चाहते हो? तभी उसकी तरफ तीर चला देते हैं और हम देखते हैं वो तीर जियांग अपने हाथ से पकड़ के उन सबको मार देते हैं। ये देखकर सीजी तो शॉक्ड हो जाते हैं, कहते हैं मैं ये क्या देख रहा हूँ। तभी हम देखते हैं बाहर से एक आदमी आके सीजी को तीर चलाने वाले होते हैं। तभी वो तीर पकड़ के उस आदमी के ऊपर फेंक देते हैं और वो आदमी मर जाते हैं। क्या तुम्हारे हाथ में लगे तो नहीं है? जियांग कहते हैं, मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ पर मेरा इंतजार करो, मैं उन लोगों से निपट कर आता हूँ। तभी वो चले जाते हैं और हम देखते हैं सीजी तो बहुत डर रही होती है। तभी वहाँ पर जियांग सबको मार के आ जाते हैं और हम देखते हैं सीजी डर के मारे उसे हक कर देते हैं। जियांग कहते हैं, अब दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है। तुम मेरे लिए एक काम करना, ये मैं सब लोगों को मार दिया, ये बातें बाहर जाके किसी को मत बताना। कोई पूछे तुमसे तो कहना कि कोई अनजान आदमी था जो इन सबको मारा। हम यहाँ पर अभी खड़े क्यों हैं? हम घर चलते हैं चलो। और सीजी सोचते हैं, क्या तुम मुझे अभी भी बॉस कहना चाहते हो? ये सब सोच रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर जो जियांग कह रहे होते हैं, मुझे थोड़ी सी चोट लगी है, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। हम वहाँ पर देखते हैं सीजी उसे खाना खिलाते हैं, कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया था। और हम देखते हैं सू भी वहाँ पर उसके लिए खाना लेकर के आया है और उसे खिला देते हैं, कहते हैं मैंने हाथ से बनाया है और ये सब
सू की भाई देखकर बहुत जल रहे होते हैं। सू कहते हैं, मेरे चचेरा बहन तुम्हारे लिए ऑर्डर किया था, लेकिन मैंने अपने हाथों से बनाया तुम्हारे लिए। मेरा खाना बहुत स्वादिष्ट है। सीजी तो ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा जल रही थी। सू जियांग से पूछती है, वैसे तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? सीजी कहती है, मेरे पत्नी ने मुझे बचाने के लिए अपना हाथ घायल कर ली। सू कहती है, मेरे जीजाजी बहुत बहादुर है, क्योंकि ये नकली शादी है फिर भी उसे बचाया। तभी हम देखते हैं सीजी सोच रही होती है, जियांग मैं तुम्हारे साथ असली पति पत्नी की तरह रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी असली पत्नी बनना चाहती हूँ। ये सब कुछ सोच रही होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर से तांग कहते हैं, मुझे भी तो चोट लगी है और मैं दोपहर का भोजन अभी तक किया नहीं हूँ, क्या तुम लोग मुझे खिला नहीं सकते? तभी सू जियांग से कहती है, इनमें से खाना तुम्हें कौन सा पसंद नहीं है? जियांग कहते हैं, वो गाजर का हलवा मुझे पसंद नहीं है। तभी हम देखते हैं सू वो गाजर का हलवा उसके भाई को देने के लिए जाते हैं। उसके भाई के पास जाकर कहती है, भाई ये खाना जियांग को पसंद नहीं है, इसलिए मैं ये तुम्हें देने के लिए आया हूँ। तांग कहते हैं, मेरे पैर में चोट लगा है, क्या तुम मुझे खाना खिला के नहीं दे सकते? तभी सू से एक मार की कहती है, तुम बहुत ही ज्यादा बदमाश हो, खाना है तो खाओ वरना भूखे रहो। ये कह के हम देखते हैं वहाँ पर से पर्दा लगा देते हैं उन दोनों के बीच में। उसके बाद हम देखते हैं यांग को जो तांग के पास आए हुए थे। तांग उसे कहते हैं, तुम तो सीजी की डिपार्टमेंट में काम करते थे, लेकिन तुम मेरे चचेरा बहन को नाराज कर दिया, इसलिए तुम्हें काम से निकाल दिया है ना? तुम जैसा पहले थे क्या तुम वैसे ही बनना चाहते हो? वो सब कुछ वापस लेना चाहते हो? तभी यांग कहते हैं, क्या ये सब पॉसिबल हो सकते हैं? क्या मेरा नौकरी में वापस ले सकता हूँ? तांग कहते हैं, मैंने सुना है तुम्हारे पत्नी जियांग के पूर्व पत्नी थी, तुम अपने पत्नी से कहो जियांग को फिर से बहकाए और हो सके तुम एक वीडियो बना के उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दो। उसके बाद मेरे चचेरा बहन से उसकी रिश्ता टूट जाएगी और फिर मेरा सिंहासन मैं ले लूंगा, फिर तुम जो चाहो तुम्हें मिल सकते हैं। यांग कहते हैं, क्या ये सब कुछ सच है? क्या तुम मुझे टोपी तो नहीं पहना रहे हो? तभी तांग कहते हैं, मैं तुम्हें क्यों टोपी पहनाऊंगी? अगर तुम ये काम कर दी और मेरा काम हो गया तो मैं तुम्हें बहुत सारी सैलरी दूंगी और 1 मिलियन बोनस भी दूंगी, तुम सोच के मुझे बताना। यांग कहते हैं, ठीक है, मैं अपनी पत्नी को मनाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं लिली बैठे थे, तब यहाँ पर यांग आ जाते हैं। कहते हैं, क्या खबर है? लिली कहते हैं, मेरे माँ बाप ने मुझे कहा है कि अगर मैंने मेरे भाई के शादी में पैसा नहीं दिया तो वो लोग मुझसे रिश्ता तोड़ देंगे। यांग कहते हैं, क्या वो सब तुम्हें गोद में लिया है क्या कि तुमसे रिश्ता तोड़ देंगे? लिली कहती है, वो लोग जो भी कहे मैं उसका सम्मान करूंगा। वैसे पैसों की मामले में क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? यांग कहते हैं, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, मेरे पास तो अब नौकरी भी नहीं है, लेकिन एक उपाय है। लिली पूछती है, वो उपाय क्या है? तभी वो सब कुछ समझाते हैं, कितना पैसा देगा वो सब कुछ देगा वो उसे कहते हैं। यह सुनकर लिली उसे एक थप्पड़ मार के कहती है, क्या तुम मुझे किसी और के साथ फोटो खींचने के लिए भेज सकते हो? यांग उसे समझाते हुए कहते हैं, तुम समझ क्यों नहीं रहे, ये तो एक फोटो है और वैसे भी मैं बाकी सब कुछ देख लूंगा, एक बार पैसे हाथ में आने दो। उसके बाद हम देखते हैं लिली मान जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जियांग जब रूम में आते हैं तो वहाँ पर लिली बैठी हुई थी। लिली उसे कहती है, मेरे भाई की शादी है, मैं तुम्हारे पास पैसे उधार लेने के लिए आए हूँ। तभी जियांग उससे गुस्सा करते हुए उसे मना कर देते हैं, कहते हैं, मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाला। और हम देखते हैं यहाँ पर सीजी सब कुछ यहाँ पर सुन रहे होते हैं। लिली कहती है, पैसे की बात मत करो, क्या तुम मेरे साथ एक रात सोना चाहते हो? जियांग तो उसे मना कर देते हैं और हम देखते हैं सीजी सुनकर खुश हो जाते हैं। जियांग उसे सब्जियां ला कर देते हैं, कहते हैं, ये खाओ और यहाँ से चले जाओ। और हम देखते हैं लिली उसे भगा रहे होते हैं जियांग को सोने के लिए, लेकिन जियांग उसे नहीं सोने देता। जियांग कहते हैं, मैं अब तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पास पत्नी है जो उसकी कदर करता हूँ मैं। ये सुनकर सीजी बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जियांग सीजी को बुलाते हैं और हम देखते हैं सीजी बाहर आ जाते हैं। लिली कहते हैं, तुम्हारे पति मुझे बहकाने वाले थे। सीजी कहते, मैं बाहर था, मैंने सब कुछ सुन ली, तुम एक शादीशुदा औरत हो, तुम्हें शर्म आना चाहिए ये सब करते हुए। और उसे डांट के वहाँ से भगा देते हैं। जियांग को कहते हैं, तुम मेरे पीछे आओ और उसे लेकर जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक बहुत बड़ा घर, कहते हैं, ये तुम्हें इनाम में देने वाला हूँ, ये घर का कीमत है 10 मिलियन। जियांग तो ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। जियांग कहते हैं, ये घर मुझे क्यों देने वाले हो तुम? सीजी कहते हैं, तुमने मेरा जान बचाया इसलिए मैं तुम्हें ये घर देने वाला हूँ। जियांग कहते हैं, जरूरत नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा महंगी है और ये मैं नहीं ले सकता। सीजी कहते हैं, अगर ये घर तुम्हें पसंद नहीं है तुम बोल सकते हो, मैं तुम्हें दूसरी गौर दिला दूंगी, पहले ये घर तो देखो।
तभी हम देखते हैं वो दोनों साथ में घर देखते हैं। घर देखकर सीजी कहते हैं तुम यहाँ पर रुको, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। तभी वो चले जाते हैं रूम में और हम देखते हैं वो जब बाहर आते हैं तो सीजी जियांग से कहती है मेरी शरीर बहुत दर्द कर रही है, क्या तुम मेरी शरीर को मसाज करके दे सकते हो। ये कह के जियांग को अंदर लेकर जाते हैं। जियांग कहते हैं तुम एक बार सोच लो, तुम्हें कपड़े उतारना होगा। तभी हम देखते हैं सीजी वहाँ पर बैठ जाते हैं, कहते आप तो कर दो। तभी हम देखते हैं जियांग उसे मसाज कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यांग को, जो लिली की भाई वहाँ पर आए हुए थे। लिली से लिली के भाई कहते हैं तुम घर कब देने वाले हो, मेरी प्रेमिका इंतजार कर रहे हैं उस घर के लिए, तुम कब देने वाले हो। लिली कहती है मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए घर नहीं ला पाया, लेकिन तुम एक काम कर सकते हो, तुम मेरे पुराने घर में रह सकते हो। जियांग ने उसकी ताला भी बदला नहीं है, इसलिए तुम वहाँ पर जाओ और अपने गर्लफ्रेंड को लेकर रहो। उसके बाद हम देखते हैं उस आदमी को जो जियांग ने उसकी नौकरी खा ली। वो कहते हैं तुम्हारे लिए मेरी नौकरी चली गई और मेरी पत्नी भी किसी और के साथ भाग गई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम्हें आज मार डालूंगी। उसके बाद हम देखते हैं लिली की भाई उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर जियांग के घर में आते हैं। वो दोनों घर को देख ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर वो आदमी आ जाते हैं। जो उस आदमी के हाथ में कुछ था। वो आदमी कहते हैं इस घर की मालिक तुम हो क्या। लिली की भाई कहते हैं आज मैं यहाँ पर हूँ, इस घर का मालिक मैं ही हूँ, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। तभी हम देखते हैं वो आदमी लिली की भाई को मार के वहाँ से भाग जाते हैं और लिली की भाई घायल हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जियांग को, जो सीजी की मसाज कर रहा होता है। तभी वो देखते हैं सीजी सो गए। तभी सीजी को जियांग वहाँ पर सुला के उस रूम से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जियांग सो रहे थे, तभी उसे कॉल आते हैं और कहते हैं तुम्हारे घर में खून हुआ है। उसके बाद देखते हैं जियांग दौड़ के अपने घर में आते हैं और पुलिस से कहते हैं इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लिली से कहती है तुमने ही तुम्हारे भाई को यहाँ रहने के लिए कहा था ना। तभी पुलिस उन लोगों से कहते हैं मैंने जियांग के बारे में पता लगाई है और इस खून से जियांग का कोई लेना देना नहीं है। लिली को पुलिस कहते हैं तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, क्योंकि तुमने बिना इजाजत के इस घर में तुम्हारे भाई को रहने के लिए कहा। लिली जियांग को कहती है तुम्हारी वजह से मेरे भाई को कितनी डैमेज हुई है और वो अभी हॉस्पिटल में है। जियांग कहते हैं इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। पुलिस जियांग से कहते हैं तुम यहाँ से जा सकते हो और जियांग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद लिली की भाई की प्रेमिका वहाँ से जाने वाले होते हैं। तभी लिली उसे रोक के कहती है तुम कैसे जा सकते हो, तुम्हारे बॉयफ्रेंड अभी भी अस्पताल में है और तुमने अभी तक उसके पास नहीं गए। वो लड़की कहते हैं मैं तुम्हारे परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, क्योंकि तुम्हारे परिवार बहुत बदनाम है। तुमने तुम्हारे पति को छोड़ दिया और तुम्हारे भाई बिना इजाजत के किसी की घर में रहने के लिए आते हैं। इस परिवार से मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लिली की भाई की प्रेमिका जियांग को बुलाते हैं और जियांग के पास जाके कहते हैं क्या तुम मुझे शादी कर सकते हो, तुम्हारी पत्नी तो तुम्हें छोड़कर चली गई है, इससे मेरा कोई आपत्ति नहीं है, तुम मुझे शादी कर लो। तभी जियांग मना करते हैं। तभी वो लड़की कहती है तुम इतना एटीट्यूड मत दिखाओ, क्योंकि तुम्हारी पत्नी तो छोड़कर गया है तुम्हें, तुम्हारे पास एक ही मौका है जो मैं तुम्हें शादी करना चाहता हूँ। ये जानते हुए भी कि तुम्हारी शादी हुई थी, कोई लड़की तुम्हें पसंद नहीं करेगा। तभी हम वहाँ पर देखते हैं सू आ जाते हैं कार लेके और जियांग को कहती है तुम्हें मैं एक चीज दिखाऊंगी, यहाँ से चलो, और उसे वहाँ से लेकर जाते हैं। वो लड़की कहती है ये तलाकशुदा आदमी इतनी क्यूट लड़की को कैसे पटाया। उसके बाद हम देखते हैं कार के अंदर सू जियांग को कहते हैं मेरे पैर कितना अच्छा है, क्या तुम इसे छूना चाहते हो। तभी जियांग को याद आते हैं सीजी की बातें जो सीजी उसे कही थी। तभी जियांग कहते हैं मैं अब कार में हूँ, इसलिए ऐसा काम नहीं करना चाहता। सू कहती है मैं तुम्हें डिनर कराना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ डिनर करोगे। तभी जियांग भी हाँ कह देते हैं, कहते हैं ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जियांग एक पूल की वहाँ बैठी थी। तभी वहाँ पर सू आ जाते हैं तुम पूल में क्यों नहीं आते। जियांग कहते हैं मैं तुम्हारी जीजा हूँ और तुम्हारे साथ पूल में कैसे जा सकता हूँ। सू कहती है मैं तुम्हारी और मेरी चचेरा बहन की रिश्ता ये सब नहीं मानती। जियांग कहते हैं मुझे तैरना नहीं आता। सू कहते आओ मैं तुम्हें सिखा दूंगी। तभी हम वहाँ पर देखते हैं सू की फोन में कॉल आते हैं उसकी भाई की। सू कहते हैं जरा मेरे फोन को उठाना। तभी वो कॉल रिसीव करके स्पीकर में डालते हैं। तभी वहाँ से उसकी भाई कह रहा होता है कितने दिन हो गया तुमने अभी तक जियांग को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाए, लगता है हमारा ये सपना ही रह जाएगा और तुम्हारी वजह से मैं सीजी की संपत्ति नहीं हड़प सकती। और ये सब जियांग सुन लेते हैं। जियांग ये सब सुन के सू पर गुस्सा करते हुए कहते हैं तुम पर मैंने विश्वास किया था, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया।
और तुम्हें तो अवार्ड मिलेगा अगर तुम किसी फिल्म में काम करो तो, क्योंकि तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी है। ये सब कह के जियांग यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं तांग को, जो हॉस्पिटल में है। तभी यहाँ पर सू आ जाते हैं। तांग उसे कहते हैं मेरे पैर अभी ठीक हो गया है, इसलिए मैं चल सकता हूँ। तभी सू तांग को बहुत मारते हैं उसके पैर में और कहती है तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हें कॉल करने के लिए कहा था क्या। ये सब उसे मार के कह रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं जियांग को, जो सीजी उसे कह रही होती है तांग को उसकी बहन सू बहुत मारा है। जियांग कहते हैं इससे मेरा क्या लेना देना, वो मरे या ना मरे। सीजी कहते हैं क्यों, तुम तो सू के लिए बहुत पागल थे। तभी जियांग कहते हैं सब लोग धोखा देते हैं और अपने फायदे के लिए काम करते हैं। सीजी उसे पूछते हैं क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे फायदा उठा रही हूँ। जियांग कहते हैं ऐसा क्यों होगा, ऐसा नहीं है। सीजी सोचती है तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही कि इस शादी को मैं असली शादी में बदलना चाहती हूँ। ये सब सोच रही होती है सीजी। उसके बाद हम देखते हैं जियांग को उसके बचपन के दोस्त कॉल करते हैं और कहती है आज हमने एक भोजन की आयोजन की है, तुम्हारी पत्नी को लेकर यहाँ पर आ जाओ। जियांग मना करते हुए कहते हैं मैं यहाँ पर नहीं जाने वाला, क्योंकि वो लोग मेरा मजाक उठाएगा और बहुत शर्मिंदा करेगी मुझे। ये सब सीजी सुन रही होती है। उसके बाद सीजी उसे कहती है अगर तुम कुछ न कहो तो मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ वहाँ पर। जियांग कहते हैं ठीक है, वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तुम मेरे साथ जा सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं उस डिनर के पार्टी में वहाँ पर सब लोग जियांग के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जियांग और सीजी आ जाते हैं। वो सब लोग जियांग को लेकर बहुत बुरा वाला कहते हैं, लेकिन सीजी उसका सही तरीके से जवाब देते हैं और उन लोगों को शर्मिंदा करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जियांग को सीजी लेकर आ रहे होते हैं। जियांग तो बहुत नशे में थे। उसके बाद वहाँ पर सीजी जियांग का फायदा उठा रही होती है। तभी वहाँ पर सू आ जाते हैं, कहते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो दोनों मिलकर जियांग को अपने रूम में ले जाते हैं। सीजी सू से कहती है तुम यहाँ से जाओ, लेकिन सू मना करते हैं, कहते अगर तुमने इसके साथ कुछ गलत किया तो। सीजी कहती है ये हम दोनों की मामला है और यहाँ पर तुम की रहती हो, तुम यहाँ से चले जाओ, हम दोनों पति पत्नी हैं और हम दोनों जो करें वो हमारी मर्जी है। उसके बाद सू वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं जियांग को एक किस करके सीजी भी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सुबह जियांग लिपस्टिक देख के कहते हैं कल रात हमारे साथ क्या हुआ था, क्या सीजी ने हमारी शादी को असली मान ली। उसके बाद हम देखते हैं विरासत की बैठक में जो 7 दिन बाद होने वाले थे। सीजी की माँ कहती है अब विरासत शुरू हो गई है और सीजी ने भी एक आदमी से शादी कर ली है, क्या उसे अब अपनी संपत्ति मिल सकती है। तभी वो आदमी मना करते हैं और कहते हैं ये नहीं दे सकते। तभी किसी को इशारा करते हैं, वहाँ पर एक टीवी लेकर आते हैं और उसमें एक वीडियो रिकॉर्ड दिखाते हैं और उसमें कहते हैं अगर सीजी ने शादी कर ली है तो उसे अपनी संपत्ति वापस मिल जाएगी। अगर वो झूठा शादी करते हैं तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए उसे एक बच्चे भी पैदा करनी होगी, तभी जाके उसकी संपत्ति मिलेगी। उसके बाद वहाँ पर सीजी को वो आदमी कहते हैं पहले तुम बच्चे पैदा करो, फिर हमारे यहाँ पर आओ और तुम्हें अपनी संपत्ति मिल जाएगी। ये कह के सब वहाँ से चले जाते हैं। तांग भी कहते हैं तुम पहले अपने बच्चे पैदा करो, फिर अपने संपत्ति के बारे में सोचना। ये कह के चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सीजी की मॉम जियांग से कहते हैं तुम्हारा काम हो गया, तुम दोनों ने नकली शादी कर ली थी और तुम्हारा काम अब हो गया, तुम अब जा सकते हो। जियांग भी कहते हैं ठीक है, मेरा काम अब हो गया, मैं अब जा रही हूँ। तभी सीजी उसे रोक के कहते हैं चलो हम दोनों मिलके बच्चा पैदा करते हैं। ये सुनकर तो सीजी की मॉम बहुत गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं तुम अपनी संपत्ति के लिए इतना नीचे गिर सकते हो, मैं ये कभी नहीं सोचा था। सीजी की माँ जियांग से कहते हैं तुम यहाँ से जाओ और जियांग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सीजी अपने माँ से कहती है अगर मुझे संपत्ति नहीं भी मिली तो भी मैं उसके साथ रहने वाली थी और उसके साथ बच्चा पैदा करने वाली थी। अगर वो वीडियो मुझे नहीं दिखाता तो भी मैं ये शादी असली बनाती। उसकी मॉम सुनकर कहती है तुम मजाक कर रही हो ना, मुझे लगता है तुम मजाक कर रही हो। ये कह के वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सू को, जो किसी को फ़ोन पर कह रही होती है जियांग के साथ मेरा कुछ गलतफहमी हो गई है और वो दूर करने में तुम मेरी मदद करो, और सामने वाले भी मान जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जियांग को, जो एक लड़की के साथ जा रहे होते हैं। वो लड़की कहती है मुझे अचानक से पेट में दर्द हो रही है, तुम यहाँ पर खड़े हो जाओ, मैं बाथरूम होकर आती हूँ। और वो बाथरूम में चले जाते हैं। तभी हम वहाँ पर देखते हैं पीछे से सू आके जियांग को पकड़ लेते हैं और कहती है क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते, मुझसे गलती हो गई है, लेकिन भले ही मैं तुम्हारे साथ दिखावा करने के लिए आई थी, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ सच्चा वाला प्यार हो गई है। जियांग तो कहते हैं मुझे छोड़ दो,
लेकिन सू नहीं छोड़ते। तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाते हैं और सू को देखकर कहती है तुम क्या कर रही हो। और हम देखते हैं दोनों ही जियांग को लेकर टाना खींचा कर रही थी। उसके बाद हम देखते हैं जियांग को दोनों ही खाना खिला रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं जियांग को घर पर छोड़ने के लिए आते हैं। वो लड़की तो वहाँ से बाय बोलकर चले जाते हैं, लेकिन सू उसे एक कार्ड देकर कहती है ये कार्ड लो और इसमें 2 मिलियन पैसे हैं, ये लेकर तुम खर्च कर सकते हो। और हम देखते हैं यहाँ पर से सीजी ये सब कुछ देख रही होती है। जियांग तो पैसे लेने से मना करते हैं, कहते ये पैसा मैं नहीं ले सकता। और हम देखते हैं सू जियांग को एक किस करके वहाँ से चले जाते हैं और ये सब कुछ सीजी देख लेती है। उसके बाद जियांग जब घर पे आते हैं तो सीजी उसे कहती है तुम इतने देर कहाँ थे। जियांग कहते हैं मैं अपना सामान लेने के लिए आया हूँ और मैं वापस जा रही हूँ। तभी जियांग कहते हैं तुम मेरा बाल सुखा दो। जियांग मना करते हैं, लेकिन सीजी उसे जबरदस्ती करने के लिए कहती है। उसके बाद हम देखते हैं सीजी को जो जियांग उसकी बाल सुखा रही होती है। सीजी उसे कहती है तुम्हारे गाल में लिपस्टिक लगी हुई है, इसका क्या मतलब है। जियांग कहते हैं इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। सीजी कहती है अभी तक हम दोनों की तलाक नहीं हुई है, तुम किसी और लड़की के साथ अफेयर नहीं बना सकते। सीजी ये भी कहती है पिछली बार जब तुम मेरी मसाज कर दी थी तो मुझे बहुत नींद आई थी, मैं चाहती हूँ कि तुम फिर से मसाज कर दो। उसके बाद हम देखते हैं जियांग सीजी की मसाज कर देते हैं। तभी हम देखते हैं सीजी सो जाते हैं। जियांग कहते हैं ये इतने जल्दी सो गए, इससे तो डर भी नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ। तभी जियांग उसे सुला देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं सीजी उठ जाते हैं। सीजी जब उठ जाते हैं जियांग उसके पास ही बैठे थे। जियांग कहते हैं तुम्हारा इरादा क्या है जो तुम मुझे अपने पीछे भगा रहे हो। सीजी कहती है तुम्हारी पहली पत्नी कैसी थी और मैं कैसा हूँ। जियांग कहते हैं जाहिर सी बात है कि तुम मेरी पहले पत्नी से बहुत सुंदर हो। ये सब बात करते हुए वो दोनों इंटरव्यू होके एक साथ रात बिता देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सुबह जो जियांग उठ जाते हैं। सीजी उसे आके कहती है जो मुझे करना था वो मैं कर लिया, चलो अब चलते हैं साथ में खाना खाते हैं। जियांग कहते हैं क्या सच में तुम कर लिया, तुम ऐसे काम कैसे कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों एक साथ खाना खा रहे होते हैं। तभी सीजी के पास उसकी कंपनी से कॉल आते हैं और कहती है कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है जो बहुत नुकसान होगी। उसके बाद वो बात जियांग को बताते हैं। जियांग कहते हैं क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। सीजी कहते हैं मुझे पता है तुम करना चाहते हो, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मैं संभाल लूंगी, तुम खाना खाओ। और तुम्हें पता है ना आज सू की बर्थडे है, इसलिए तुम तैयार रहना उसकी बर्थडे में जाने के लिए। ये कह के सीजी वहाँ से चले जाते हैं। जियांग सोचते हैं अब मुझे बर्थडे गिफ्ट तैयार करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं बर्थडे पार्टी के अंदर जो जियांग और सीजी एक साथ आ रहे होते हैं। तांग जियांग को बहुत ट्रोल करके कहते हैं, लेकिन सू से रोक के कहती है तुम चुप हो जाओ। तांग कहते हैं मैं आज लड़ाई नहीं करना चाहता। तभी तांग सू को एक 10 मिलियन वाला कार गिफ्ट में देते हैं और जियांग से कहती है अब मुझे देखना है कि तुम मेरे बहन के लिए क्या गिफ्ट लेकर आई हो। तभी जियांग अपने हाथ से और अपने शक्ति से 3 जादुई गोलियां लाते हैं। उसे देकर कहते हैं इसमें से एक गोली जो किसी भी व्यक्ति की जो यंग बनाते हैं, और दूसरी गोली जो जान बचाते हैं, और तीसरी गोली का काम भी बेहतरीन थी। जियांग कहते हैं क्या ये सब संभव है, तुम एक खिलौना लेकर आए हो और कहते हो कि ये सब होगा। मैं ये सब नहीं मानता, तुम तो कभी काम पर भी नहीं जाते, फिर तुम ये सब कहाँ से लाते हो। तभी सीजी से कहती है तुम चुप रहो, तुम ज्यादा ही बोल रहे हो। तभी हम वहाँ पर देखते हैं सीजी की दादाजी आ जाते हैं और जब गुस्सा करते हैं तभी उसकी हालत बुरा हो जाती है। सब लोग कहते हैं इसके पास टाइम नहीं है, अगर कुछ ही मिनट में हॉस्पिटल नहीं लेकर गए तो ये मर भी सकते हैं। तभी तांग सीजी को दोष देते हुए कहते हैं तुम्हारी वजह से दादाजी यहाँ पर इस हालत में है, अगर तुम्हारे साथ गुस्सा ना किया होता तो ऐसा नहीं होता। उसके बाद जियांग सू से कहते हैं अभी जो मैंने तुम्हें दी वो दवाई तुम्हारे दादाजी को पिला दो, देखना वो ठीक हो जाएगा। तभी हम देखते हैं सू वो दवाई लेके आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी तांग उसकी बहन से गुस्सा करते हैं, कहते हैं तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, ये गोलियां सिर्फ एक खिलौना है, तुम इसके ऊपर विश्वास मत करो। सू कहती है अगर हम लोग दादाजी को हॉस्पिटल लेकर गए तो वो 5% की गारंटी देगी, इसके बजाय मैं इस पर विश्वास कर लूँ। सू की पापा कहते हैं मैंने तुम्हें बहुत बिगाड़ दिया इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। तभी हम देखते हैं सीजी भी कहती है अगर ये दवाई खिलाने से दादाजी ठीक नहीं होती, जो कुछ भी मेरे है वो सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर तांग खुश हो जाते हैं, कहते हैं तुम इसी बात पर टिके रहना। उसके बाद हम देखते हैं वो दवाई पिला देते हैं। जियांग सीजी से कहते हैं क्या तुम मेरे ऊपर इतना विश्वास करते हो, तुम्हारी कंपनी का कोई चिंता नहीं है तुम्हें।
सीजी कहती है अगर कंपनी चली गई तो भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हम देखते हैं उसकी दादाजी ठीक हो जाते हैं। तांग तो कहते हैं ये कैसे संभव हो सकते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसके बाद हम देखते हैं सू की पापा जियांग से माफी मांगते हैं और तांग वहाँ से भाग जाते हैं चुपके से। उसके बाद हम देखते हैं सीजी प्रेग्नेंट है और उसकी दादाजी कह रही होती है सारे संपत्ति सीजी की नाम कर दिया जाए। ये सब कहते हैं और जियांग उसके पास आते हैं और हमारा ड्रामा यहीं पर एंड होते हैं। आपको कैसा लगा जरूर बताना। अगर बोलने में कुछ गलतियाँ हुई है तो मुझे माफ़ कर देना और कमेंट बॉक्स में बता देना।